जो एक्टर्स आना चाहते हैं नए, जो न्यू कमर्स हैं, उनको आप ऐसा क्या कहना चाहोगे जो कि हमने कहीं आज तक नहीं सुना? कहीं आपने भी मतलब ऐसा कि आपके दिली इच्छा है कहने की, आप कहीं नहीं बोल पाए? एक अप्रोच है एनएसडी में, वो है हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, पूरी बिल्डिंग में बता दूंगा गाइस कि रोहित सहगल व्लॉग्स इस बिल्डिंग में रहते हैं। गाइस आज हम लोग जा रहे हैं एक एक्सपीरियंस एक्टर से मिलने के लिए। तो बहुत ही एक्सपीरियंस एक्टर है, उन्होंने एक दो सीरीज में भी काम किया हुआ है, जाके उनके मुंह से मैं पूछवाता हूँ। उसके अलावा गाइस वो है एनएसडी पास आउट, मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। उनसे पूछेंगे गाइस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की कौन सी ऐसी सीक्रेट्स बातें हैं, कौन सी ऐसी सीक्रेट एक्सरसाइजेज हैं जो कि बाहर नहीं आई है। तो चलो दोस्तों, दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। पॉजिटिव एनर्जी तो कहीं कहीं तक नहीं है, मेरे सारे बर्तन जूठे पड़े हैं गाइस। रूम पर नहीं है पानी, खाने पीने का कोई पता ही नहीं है दूर दूर तक। सुबह हो चुकी है, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ, वो भी खत्म होने वाली है, दिखाता हूँ। इतनी सी ब्लैक कॉफी रह गई है बस। क्योंकि गाइस हमारे रूम पे कभी पानी नहीं होता, कभी हमारे बर्तन इतने जूठे रहते हैं, कभी खाने के लिए कुछ सामान नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कर नहीं पाता। दूसरी चीज गाइस ये भी है, एक तो मैं पैदल जाता हूँ, तो कितना ही पैदल चल लूंगा मैं भी इंसान हूँ। जितनी भी ये सारी चीजें ना रूम की मेरी, लाइक बर्तन धोना हो गया, खाना बनाना हो गया, साफ करना हो गया, गाइस इन सबको मैं करता हूँ, ठीक है, बट इन सबको ना एक प्योरिटी नहीं देता। इन सबको मैं सेकंड प्योरिटी पे रखता हूँ। ये चलो ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी है, करना ही करना है, ऑब्वियसली करना ही है, तो इनको मैं सेकंड प्योरिटी पे रखता हूँ। फर्स्ट प्योरिटी मेरी है, मेरे को अपनी लाइफ में ग्रो करना है। क्योंकि गाइस मुझे ना सारी जिंदगी ना इसे एक कमरे में नहीं काटनी, मुझे जीना है, मुझे रहना है अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि जहाँ पे फैमिली है वहीं पे घर है गाइस, क्योंकि जहाँ पे फैमिली है वहीं पे ही सब कुछ है। माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। जो माँ बाप तुमको दे देंगे, जो माँ बाप ने तुमको दिया है, वो जिंदगी में कोई भी शख्स नहीं दे सकता, एक इंसान भी नहीं दे सकता जो माँ बाप तुमको दे सकते हैं। तो मेरे को इसको अपना घर नहीं बनाना, इसको एक रूम की तरह ही रखना है। मुझे घर मुझे वो बनाना है जिस घर में मेरे माँ बाप होंगे, जिस घर में मेरे भाई होंगे, जिस घर में मेरी फैमिली होगी, वो है असली मेरा घर, ठीक है। अगर मैं इस रूम को भी अच्छे से अपना घर बना लूंगा तो वो मेरा कंफर्ट जोन हो जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी फीलिंग्स को, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, जो मेरा माइंड सेट है, उसको समझ पा रहे हो। मेरा कंफर्ट जोन हो जाएगा, और जहां पे कंफर्ट जोन आया वहां पे हमारी ग्रोथ गाइस रुक जाती है। वहां पे हम सोचते हैं कि चलो अभी ये सही है, बेस्ट है, दैट्स इट। इसलिए गाइस इस कमरे को कमरे ही रहने दो। जब मैं अपना घर लूंगा, क्योंकि अभी तो किराए के कमरे में रहता हूँ, जब अपना घर लूंगा, जब अपना सारी चीजें बनाऊंगा, तो वो होगी मेरी असली जिंदगी। तो चलो गाइस चलते हैं। और खाने पीने का अभी अता पता नहीं है, देखते हैं कुछ अभी बाहर जाके खाऊंगा, क्या है क्या नहीं है। जब मैं पूरा फोकस काम पे देता हूँ ना, मेरे को खाने पीने का अता पता ही नहीं रहता, ना मुझे भूख लगती है। ये पता नहीं मेरे साथ अलग ही मैजिक है, मतलब मेरे माइंड में नहीं आता खाने को लेके। अगर मान लो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया ना, शाम तक नहीं खाऊंगा ना, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में आएगा ही नहीं कि मैं खाऊं भी। पता नहीं क्या है ऐसा, मेरे को खुद नहीं पता। वो भाई मेरा गला, बट व्लॉगिंग तो करनी पड़ेगी ना, मेरे से बोला नहीं जा रहा। पता नहीं वो रेशा हो जाता है ना, रेशा, गला सूखता है, जुकाम, वो सब चीजें अभी चल रही है। पता नहीं वायरल फैल रहा है, क्या है मुझे नहीं पता, बट हाँ मैंने दवाई ली है। देखो गाइस, ये दवाई कल रात को खाई थी मैंने, अभी खाऊंगा, कुछ खा के खाऊंगा खाली पेट, क्योंकि दवाई खाते नहीं है, पहले से बेटर है। बट गाइस व्लॉग तो बनानी पड़ेगी, ऑब्वियसली लाइफ को तो जीना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके, तो चलो गाइस। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ उनसे मिलने के लिए, और मैंने मुंह में डाल लिया विक्स, क्योंकि गले में ना खराश हो रही थी बहुत ज्यादा, इस वजह से। एंड आप सभी को पता है कि मेरे पास कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जहाँ पे मैं लाइक पॉडकास्ट टाइप शूट कर लूँ। अच्छी लाइटिंग है, एसी चल रहा है, या फिर अच्छे माइक है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों मेरे पास। जब होगा तब की तब देखेंगे। लेकिन गाइज अभी मैं जा रहा हूँ एक पार्क में शूट करने के लिए, जो गुलमोहर गार्डन पार्क है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ शूट करने के लिए दोस्तों। क्योंकि मैंने सर को थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास कुछ ऐसा स्पेस नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। बट गाइज मैं एक चीज़ बोलूँगा दावे के साथ, मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने गाइज इतना रिलेशन बिल्ड किया ना सबके साथ। अगर मैं किसी को भी बोलूँगा ना एक बार में, तो बंदा सामने से मुझे ना नहीं करता। तो आपको मैं मिलवाता हूँ वो कौन है, क्या है। तो चलते हैं गाइज, वहाँ पे जाके हम लोग शूट करते हैं बढ़िया से। कि ना बहुत समय से ऐसा चल रहा था कि मिलते हैं सर, मिलते हैं। वो प्लान हटते आज फाइनल हुआ। और गाइज उन्होंने मेरे साथ दुपहिया में भी काम किया था। अगर आप में से किसी ने दुपहिया सीरीज देखी है, तो जो मदन का कैरेक्टर था ना, मदन का, वो इन्होंने किया है गाइज, ठीक है। तो चलो गाइज चलते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से बस ये पास में है,
गुलमोहर गार्डन। जिसको काम करना होता है ना वो कैसे भी करके कर लेता है, ठीक है। और अभी गाइस मैंने नॉर्मल टी शर्ट पहनी है, नीचे मेरी जो ब्लैक वाली जीन्स है वो, और नीचे चप्पल। क्योंकि मेरे को कहीं ज़्यादा बाहर जाना नहीं था तो मैं कंफर्टेबल कपड़े पहन के आया हूँ, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि अरे बंदा ये तो तैयार श्यार हो गया है, मैं ऐसे आ गया हूँ। नहीं, मैं नॉर्मल रहता हूँ, मेरे को नॉर्मल रहना पसंद है। कुछ ऐसा शो ऑफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि अरे शोबाजी हो गया। हाँ तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, पार्क में आ चुका हूँ गुलमोहर गार्डन में। तो सबसे पहले तो मैंने सर को सॉरी बोला, सर आ चुके हैं, तो सर को लेता हूँ मैं गाइस फ्रेम में। तो हाय सर। हेलो हेलो हाय। हेलो। तो सर आप अपने बारे में एक बार बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं और आपने क्या क्या किया है और आप क्या करते हैं। चंदन कुमार मेरा पूरा नाम है, मैं बिहार से हूँ। शुरू की पढ़ाई मेरी BHU से हुई और उसके बाद मुझे थिएटर करना पसंद था, तो मैं बनारस में थिएटर किया, इलाहाबाद लखनऊ में करते हुए मैं भारतेंदु नाट्य अकेडमी से 2010 में डिप्लोमा लिया ड्रामेटिक्स में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से 3 साल का एक्टिंग का कोर्स किया जो 2016 में पास आउट हुआ। फिर कई सारी फिल्में सीरीज़ की मैंने, ये सब। और इन दिनों थिएटर कर रहा हूँ बॉम्बे में ही रहना हो रहा है मेरा। ठीक है, ओके। तो आप ये भी बता सकते हो सर कि हम लोग मिले कैसे थे। तो मैं और रोहित, हम दोनों मिले थे दोपहिया के सेट पे। हाँ जी। और मैं दोपहिया में एक भूमिका कर रहा था और रोहित जो थे वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो हमारी लगातार मुलाकात होती रहती थी, बातचीत होती रहती थी, शेयरिंग होती रहती थी। तो बड़ा ही एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा सेट के ऊपर। और काफ़ी मिलनसार, मतलब बहुत ही मिलने वाली टीम थी पूरी, डायरेक्शन की टीम। हम लोग एक्टर हैं तो हमें तो वास्ता पड़ता ही है इनसे, इस तरह से मुलाकात हुई हमारी। राइट। मेरे जो चैनल है ना, बेसिकली मेरे चैनल पे जो भी डलते हैं ना सर, मतलब एक कोरे पन्ने की तरह वैसा डलता है। जो भी रियलिटी है वो सारी चीज़ें डलती है बिना किसी फिल्टर के। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर, NSD का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मतलब आपने ऐसा क्या सीखा मतलब NSD में? क्योंकि देखो सर, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, न्यू कमर्स हैं जो कि मेरे चैनल्स को देखते हैं, फैमिली है, बच्चे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे, लाइक NSD में आपने क्या सीखा? क्या आपके लिए इतना यूनिक रहा NSD में? क्योंकि सबका सपना रहता है सर एक NSD को करना। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो यहाँ हाँ पर। मतलब ये है कि काफ़ी सारा थिएटर करने के बाद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुँचे थे और कई अटेम्प्ट के बाद, हाँ। और तब तक उससे पहले भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ BNA कर चुके थे। लेकिन चीज़ें सिलसिलेवार ढंग से सीखने को मिली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। उससे पहले मैं भी AD का काम करता था बॉम्बे में। ओके, अच्छा। 2010 में हाँ जी। कई सारी टीवी सीरियल और फिल्मों के में मैं AD का काम किया हूँ। और तब तक मैं 3 अटेम्प्ट दे चुका था, NSD लखनऊ BNA कर चुका था। लेकिन पता नहीं कैसे मैं फिर से दोबारा पहुंचा NSD और फिर NSD में हुआ। तो जब चीज़ें वहाँ पे मिलने लगी ना, और मुझे एक्टिंग ही करनी थी। मैं हर समय सोचा करता था 2010 में कि मैं एक्टिंग में कैसे पहुंचूंगा। लाइक आप भी असिस्टेंट डायरेक्टर हो, आप भी एक्टिंग करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मन में कंटिन्यूअस चलता था कि एक दिन भगवान मुझे ना पहुंचाएंगे किसी न किसी तरीके से। और जब NSD में एक्टिंग कोर्स में हुआ तो मुझे कहा गया कि भाई आप डायरेक्शन ले लो। मैंने कहा मैं डायरेक्शन नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग ही करना चाहता हूँ। नहीं देना तो मुझे छोड़ दीजिए, है ना। मुझे एक्टिंग ही करनी है, मैं इसीलिए वापस लौट कर आया हूँ। तो जब एक्टिंग करने लगे और कई सारे लोग, कई सारे इनपुट्स, है ना, कई सारे टीचर, और टीचर का एक अप्रोच है NSD में, वो है कि बहुत व्यक्तिगत आपको वो लोग लेते हैं। लाइक क्या करेक्शन होना चाहिए इसके लिए वो रोड पे खड़ा होकर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उनके दिमाग में वो 24 घंटे चलता है, हमारे को लेकर हम भी कुछ पूछने को, सीखने को कोशिश करते हैं। तो ये सारे मटेरियल, सारी चीज़ें पढ़ाने को लेके देश विदेश से सारे टीचर्स हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ डिसिप्लिन मिलता है स्कूल से। और स्कूल का एक वातावरण भी, एक इन्वायरमेंट भी है, आपको बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं, आपके बैचमेट्स मिलते हैं, उनसे सीखने को मिलता है। तो एक मज़ेदार जर्नी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की रही है। और मुझे लगता है कि सभी को कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो मैं अपनी व्लॉग्स में बोलता हूँ। आप तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। तो बहुत सारे, एक मिनट में देख लूँ कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यस, चल रहा है। तो एक क्वेश्चन हो रहा है जो कि बहुत सारे एक्टर्स को एक डाउट भी है, एक क्वेश्चन रहता है कहीं ना कहीं। क्या सिर्फ एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ने से ही क्या वो एक्टर बन सकता है? मतलब जैसे अगर हम लोग देखें, कोमल नहीं पढ़ी वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, या फिर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ी, नॉर्मल है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, कोई नॉन इंस्टीट्यूट से पढ़े, या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पढ़े तभी वो एक्टर बन सकता है। ऐसा है या ऐसा नहीं है? ऐसा मैं एक बात जो मुझे मन में अचानक से आ रही है, वो ये बात है कि मान लो कि हम खाना जानते हैं। खाने का किसी भी रूप में जब आपको बचपन में अगर माँ नहीं खिलाती है तो खाने के किसी भी रूप से आप खाना कंज्यूम करोगे ही, क्योंकि बॉडी को लाइव रखना है। और वो जो आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है, उससे आप
खाने को किसी तरह से खाओगे ही खाओगे, पर एक सिलसिलेवार ढंग से दाएं हाथ से खाओ या बाएं हाथ से खाओ, जूठा नहीं गिराना चाहिए, थाली को कैसे धोना चाहिए, जहाँ पे खाना खाया है उसको आप ठीक से साफ रखो। तो टेक्निक या मेथड जो है ना, वो हमें ये चीज़ें सौंपती है। टेक्निक और मेथड ये बात नहीं कहती है कि आपको मैं एक्टर बना दूंगा, वो है कि आप एक्टर बनना चाहते हो तो ये चीज़ें ठीक कर लो। राइट ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारे एक्टर्स जो होते हैं बचपन से उनके अंदर वो इच्छा होती है करने की, ठीक है। तो उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो खराब एक्टर हैं, क्योंकि मैं बॉम्बे थिएटर में काम करते हुए, बॉम्बे में नाटक करते हुए या फिल्में करते हुए कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि बहुत अच्छे हैं। ठीक है। क्योंकि इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने दूसरों को देखा है, फिल्में देखी है, एक्सपोजर तो होना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। Right. हाँ, नहीं तो फिर वो चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे करें वो पता नहीं चलता है। तो वो चीज़ है जो इंस्टीट्यूशन में जाके आपको बहुत सारे मेथड और ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। मेरे टीचर्स तो बोलते थे, मुझे भी लगता है, एक्टिंग कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। सही बात। वो एक अप्रोच है वो लाइफ में, जो कि साथ साथ ही डेवलप होता है। हाँ। करते करते डेवलप होता है। राइट। हाँ, यस। और मुझे भी ऐसा लगता है सर कि देखो, हम कहीं से भी सीख ले, बट सीखने के बाद भी हमको क्राफ्ट ऐसी चीज है, काम तो करना पड़ेगा, काम करना सीखना तो पड़ेगा, घर पे भी सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और एक ऐसा डिसिप्लिन है जैसे डांस, राइट, ड्रामा, एक्टिंग, राइट, या फिर ऐसी कई चीजें, सिंगिंग। वो ऐसा है नहीं कि आज आपने किया और 10 साल तक आपके शरीर में है, ऐसा नहीं है। वो रोज दिन ही आपको कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट देता रहना पड़ेगा। वो एफर्ट से ना वो अलाइव रहता है बॉडी के अंदर। राइट राइट। आप अभी ये व्लॉगिंग कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये व्लॉगिंग करना भी अभिनय है, क्योंकि आप अपने आर्ट को इस तरह से जिंदा रखे हुए हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस में लाने जा रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भी यू आर एक्टिंग ना। तो अगर आप यही नहीं करोगे और केवल थॉट में रहोगे कि मैं एक्टर हूँ, तो आप नहीं हो सकते। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग लाइक मूवीज ही देखते रहेंगे, हम लोग लाइक ऑब्जर्व ही करते रहेंगे, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, उसको हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, हाँ, तो उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है ना, वो एक्टिंग का वो ऐसा है कि यू आर टेकिंग अ स्लाइट रिस्क, कि मुझे थोड़ा रिस्क लेके ना, जैसे कि डांस करना, शादी में लोग डांस करते हैं, राइट राइट। बहुत सारे लोग, तो एक आदमी खड़ा होता है तो लोग उसको पुश करते हैं, राइट। पुश करने के बाद वो आदमी डांस करने लगता है, धीरे धीरे बॉडी को मूव करने लगता है, और फिर वो खो जाता है उसमें। तो उस तरह से उसने ये रिस्क लिया कि नहीं, मुझे थोड़ा डांस करना है। ये इतनी इच्छा जो है ना कि मुझे अभिनय करना है को अगर हम केवल माइंड तक रहने दें तो हम अभिनेता नहीं हो सकते। राइट। एग्जीक्यूशन को किसी भी लेवल पे लाना पड़ेगा, तभी वो परफॉर्मेंस बन सकता है। राइट राइट। दैट विल कम आउट फ्रॉम यू, ऑब्वियसली। हाँ, राइट राइट। हाँ। क्योंकि अभिनय है ही एक ऐसी चीज, हाँ, क्योंकि मतलब करना विद इन सबके अंदर है वो, सबके अंदर, हम सबके अंदर अभिनय है। पर एक अभिनेता या परफॉर्मर आप उसको कह रहे हो जो ये रिस्क लेकर कह रहा है कि मैं थोड़ा सा डांस तो करना चाहता हूँ पब्लिक के लिए। तो वो लेवल पे मुझे लगता है ये लगातार प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो इतना एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रखा है, लाइक आपने बहुत जगह से पास आउट हुआ, आप एज एन एक्टर भी काम कर रहे हो, तो जो एक कैरेक्टर को बनाते हैं, अब जैसे आपने दुपहिया में बेसिकली सर ने जो कैरेक्टर किया था वो मदन का कैरेक्टर किया था, आपने जो मदन का कैरेक्टर किया है, आप अभी नॉर्मल इंसान हो, हाँ। अब आपको उस कैरेक्टर में ढलना है, हाँ। तो उस कैरेक्टर को ढलने के लिए आपने अपनी एनएसडी की या फिर जितनी भी आपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट, ऐसी कौन सी टेक्निक्स लगा के आपने कैरेक्टर को बनाया है, तो वो एक बार प्रोसेस मैं जानना चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर को बनाते कैसे हैं, मतलब क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उसके लिए, तो सबको मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हेल्प होगी। मतलब मुझे पढ़ते हुए या कैरेक्टर को पढ़ते हुए या कभी कभी एक्टिंग करते हुए, क्योंकि जनरली थिएटर चलता रहता है या फिल्में आ जाती है तो फिल्में चलती हैं, एक दो अप्रोच मुझे सामने से दिखता है, आपको भी दिखता होगा। वो ये है कि एक तो ये है कि बाहर कोई कैरेक्टर वैसा है और मैं वैसा बन जाऊँ, ऑब्जर्व करके, ठीक है, जो कि चांसेस हैं कि कुछ कैरेक्टर मिलेंगे वैसे और कुछ नहीं मिलेंगे। और दूसरा है कि ये कि आप पढ़कर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उससे निकाल रहे हो जो स्क्रिप्ट के अंदर राइटर ने दी है, और उससे आप एक चीज़ बना रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि आप दोनों में अंतर है, एक है कि आप रिलेट कर रहे हो, किसी से रिलेट कर रहे हो, कह रहे ये ऐसा कैरेक्टर मैंने देखा है कहीं, ठीक है, आप उससे एक बना सकते हो, ठीक है, उससे एक इंप्रेशन ले सकते हो। दूसरा है कि आपने वैसा कहीं नहीं देखा है विजुअल, लेकिन आपने पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अंतर्मन में आप जो जब पढ़ते जाओगे उतना इन्फॉर्मेशन ड्रॉ होगा, उससे एक काल्पनिक एक कैरेक्टर बनेगा आपके मन में, जिसको कि आप परफॉर्मेंस के लेवल पे लाओगे। तो ये 2-3 तरीके, जैसे कि आप देखते हो ना, कभी कभी एक्टर जो होता है वो कैरेक्टर प्ले करता है, मैं नाम नहीं लूंगा सीरीज का, पर मैं बहुत सारे सीरीज देखता हूँ जिसमें लोग कैरेक्टर को प्ले करते हैं, स्टॉक कैरेक्टर्स को प्ले करते हैं। और दूसरी बात वो होती है कि जब आप एक्टर प्ले करता है एक आइडिया को, आइडिया जो है वो
स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। वो हमारे राइटर का ही आइडिया है, ठीक वो है। दैट इज नॉट कमिंग फ्रॉम माई मेमोरी, ठीक है ना। तो ये दो तरीके हैं, जो दो तरीके मुझे दिखते हैं, और भी कई तरीके हैं। जब आप आगे जाओगे एक्टिंग में तो बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी आपको करते हुए, अरे यार ये दोनों ही लागू नहीं हो रहा है, तीसरा कुछ सोचता हूँ। हाँ, एक्टर के मन में हमेशा चलता रहता है। तो दोपहिया करते हुए मुझे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर होते नहीं हैं। हाँ, मैंने नहीं देखा है कि लोग घूम घूम कर माइक के ऊपर बोल रहे हों। हाँ, देखा है, कुछ और तरीके से देखा है। जब फिल्में आती थी छोटे शहरों में तो उसके प्रचार के लिए, थिएटर के प्रचार के लिए हमारे गांव में लोग माइक पे जाते थे बोलने के लिए, हम रिक्शा के पीछे भागते थे, साइकिलों के पीछे भागते थे। तो एक कैरेक्टर रियल भी नहीं है, उतना रियल भी नहीं है, पर एक तरह से रियल भी है, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर को करने के लिए मेरे पास पर्याप्त इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट में ही थी, ठीक है। फिर डायरेक्टर मैम जो थी, सोनम मैम, उन्होंने भी बहुत कुछ इनपुट दिया। जब हम बैठे तो कि मुझे ऐसा चाहिए, टेबल रीडिंग के टाइम में मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। मुझे लगता है कि आप एक बार रास्ता पकड़ लेते हो ना कैरेक्टर का, तो फिर धीरे धीरे वो रास्ता खुद ही तय करना शुरू कर देता है कैरेक्टर। आपके माइंड में खुद ही क्लैरिटी आ जाती है कि ये कैसे बोलेगा, कैसे बात करेगा, इसका ये कितने लेंथ, मतलब इसकी आवाज़ कितनी होगी, है ना, कैसे ये बिहेव करेगा। तो वो चीज़ें मुझे लगता है कि दोपहिया में अच्छे से मुझे करके वो मज़ा ही आया। स्क्रिप्ट काफ़ी मदद की इसमें, ठीक है। मतलब मेन तो काम रहता है कि एक अगर एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है तो उसको अच्छे से रीड करे, जितने वो रीड करेगा उतनी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। देखेंगे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, ये सब लोग बोलते हैं बैकग्राउंड स्टोरी बनाते हैं, वो बैकग्राउंड स्टोरी भी हेल्प करती है, क्योंकि इंसिडेंट के दूसरे इंसिडेंट के बीच की घटना को आपको पता नहीं है, लेकिन आपके मन में तो चलनी चाहिए ना। तो आप बैकग्राउंड स्टोरी बनाते हो। तो मैंने काफ़ी कुछ लिखी भी थी स्क्रिप्ट के ऊपर। अच्छा, जब मैं अकेला होता था घर में, स्क्रिप्ट जब मिल गई थी तो मैं कहानी नोट करता था कि ये कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, इसके बीच में कहाँ रहता होगा। जैसे मेरे कैरेक्टर के माँ बाप के बारे में मुझे पता ही नहीं, मतलब पता नहीं है, मतलब या तो वो हैं जिसको कि सेकंड सीजन में दिखाया जाएगा मे बी, या फिर वो नहीं है एकदम से, ठीक है। लेकिन मैं तो हूँ ना, तो मेरा एग्जिस्टेंस तो किसी कारण से रहा होगा। देन स्टोरी चलती है कि क्या बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड रहा होगा, क्या खाता है, क्यों ये आदमी माइक लेकर तैयार रहता है बोलने के लिए, इसको क्या चुल रहती है, क्या क्राइसिस है इसके अंदर, मोटिवेशन क्या उसका, क्यों उसको पत्रकार बनना है, क्यों वो ईमानदार है इतना, है ना, क्यों वो नौकरी मांगना चाहता है जो गांव के और लोग नहीं मांग रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत ही हेल्प करती है जब इस तरह का, मतलब जब आप एक्टिंग के अंदर होते हैं ना, तो स्वतः ही ये चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है सभी के अंदर, कुछ मेरे अंदर स्पेशल नहीं है, सभी के अंदर ये चीजें चलती हैं किसी न किसी तरीके से। तो वो चीजें हेल्प करती हैं। ठीक, मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जैसे दोपहिया में हम लोगों ने किया, मतलब आप मुझे एक लाइक क्या कहना चाहोगे, आप अपनी तरफ से ब्लेसिंग्स कह सकते हो आप, तो आप क्या कहना चाहोगे मेरे लिए फ्यूचर के लिए? देखो, मैंने जो आपको सेट पे ऑब्जर्व किया है जितना आपको, मैंने मतलब एक एंथुजियास्टिक, एक यंग लड़के के रूप में देखा है, जो कि एक्टर भी है और एडी का काम कर रहा है। तो उसमें दो तरीके होती हैं। एक तो आप बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, दूसरी बात ये भी माइंड, मतलब बिहाइंड द माइंड चलता रहता है कि मुझे शायद कोई कैरेक्टर करने को मिल जाए, या अगर मैं ये कैरेक्टर करूं तो कैसे करूं। तो मैं आपको देखा हूं कि बहुत मेहनत करते हुए, है ना, और दोपहिया की एडी टीम तो मतलब बहुत अच्छी थी। और दूसरी बात है कि जो हार्ड वर्क, और दूसरी बात ये है कि कंटिन्यूसली लाइक यू आर फाइंडिंग अ रिलेशनशिप विद एक्टर, है ना, कि भाई जो भी है वो आदमी से मेरा पर्सनल अप्रोच हो, विच इज़ गुड। एक एक्टर के अंदर, एक मीडिया में काम करने वाले लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपको जाने, समझें, बहुत लोगों को जाने आप, बहुत सारे एक्टर्स के प्रोसेस को देखें आप, है ना। और वो ऑब्जर्व नहीं भी करोगे कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भी करोगे तो भी आपके दिमाग में चलता रहता है। तो मैंने आपको उस तरह से देखा है सेट के ऊपर, आई थिंक विच इज़ गुड, एक अच्छा अप्रोच है वो। थैंक यू सर, थैंक यू। कि जो एक्टर्स आना चाहते हैं नए, जो न्यू कमर्स हैं, उनको आप ऐसा क्या कहना चाहोगे जो कि हमने कहीं आज तक नहीं सुना, कहीं आपने भी मतलब ऐसा कि आपके दिली इच्छा है कहने की, आप कहीं नहीं बोल पाए, तो आप यहाँ पे खुल के बोल सकते हो कि जो एक्टर्स आ सकते हैं, मतलब जिनको आना है, लाइक सीख के आना है, या फिर अभी जो टाइम चेंज हो गया बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर एक चीज़, तो आप बता सकते हो सर। टाइम केवल बॉलीवुड में चेंज नहीं हुआ, पता है टाइम कैसे चेंज हुआ है, जो मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि मैंने एक्टिंग शुरू की थी, सीरियस एक्टिंग, जब मैं अपने गांव में थिएटर कर रहा था, छोटा बच्चा था, तब की बात नहीं कर रहा हूँ, सीरियस थिएटर शुरू किया तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन का काफ़ी अभाव था।
क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था हमारे इंटरनेट जीवन नहीं में, था, right. सेलफोन भी नहीं था। राइट। मतलब 9th-10th में हमें सेलफोन मिला है, और उसके पहले वो चोंगे वाला फ़ोन था घर में, या फिर हॉस्टल में होता था। तो हमारे पास उतने इन्फॉर्मेशन नहीं होते थे, तो व्यक्तिगत रिलेशनशिप बनता था। किसी जैसे बनारस में थिएटर कर रहे हैं तो कौन कौन लोग थिएटर करते हैं, इनको जानने की इच्छा, उनके साथ जो करते हैं उनको पकड़ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता था, काम तो हो जाता था, आपका एक पर्सनल रिलेशनशिप एक बनता है, एक है ना, लेकिन क्या होता है उसमें काफ़ी समय लगता है, जो कि इंटरनेट के आने से आसानी हुई। इंटरनेट आने से अभी आपके पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि आप किसी कभी एनएसडी वाले का इंटरव्यू देख लेते हो। मैं जब एनएसडी के पहली बार एग्जाम दिया था, दूसरी बार भी जब दिया था ना, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी कुछ मैं और दुर्गेश भाई जो पंचायत के हैं, हाँ जी, हाँ जी, हम सब साथ में रहते थे, थिएटर करते थे हाँ जी, दिल्ली हाँ जी, में। हाँ जी। हमें पता ही नहीं होता था कि कहाँ पे नाटक चल रहा है, हम मंडी हाउस में बैठे रहते थे। हाँ, कितने कितने दिन बैठे रहते थे, मतलब अपडेट लेने के लिए बैठे रहते अपडेट थे लेने कि कहाँ पे काम चल रहा है, Right, कौन हमें right. काम देगा। हाँ, और दूसरी बात है कि इरफान का इंटरव्यू कभी कभी कोई मैगजीन में मिल जाती थी। हाँ, उस समय हम जानते थे कि मनोज वाजपेयी बहुत अच्छे एक्टर हैं, पर मनोज वाजपेयी कुछ बोलते हैं, उनकी फिल्मों के अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। आज देखो आप, इतने सारे पॉडकास्ट हैं, सही बात है ना, एक्टर्स का इतना कुछ है, इतने सारे अप्रोच के बारे में एक्टर्स बात कर रहे हैं, ठीक है। राइट। आप कितने सारे एक्टर्स, साउथ के एक्टर्स के इंटरव्यूज आपको मिलते हैं, तो कितना सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इस समय में आया है जो उस समय नहीं था। तो मेरा एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि हमने काफ़ी साल सीखने में व्यतीत किया। एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाते रहे, सीखते रहे, है ना, अपने आप को एक्सप्लोर करते रहे। आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया है ना, लोग इन्फ्लुएंसर बनकर भी एक्टिंग में आ रहे हैं, Right. उनको लीड रोल मिल रहा है, कास्ट हो रहे हैं, वो बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी उनको ले रही है। कई लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी आ रहे, 3-3 महीने का कोर्स करके अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, बाहर जाकर पढ़ के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारे अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना चाहिए। राइट। मेरे साथ क्या है कि मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को वैल्यू दूंगा क्योंकि मेरे जीवन में वो है, बिकॉज ऑफ आपका वो एक्सपीरियंस है सर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे लिए वही रास्ता था जो कि लोगों ने तय किया। आपके लिए, आज के लोगों के लिए तमाम रास्ते खुले हुए हैं। आप तो हमारे समय के अप्रोच में, सीखने का अप्रोच में या बॉलीवुड तक पहुंचने का अप्रोच में वो एक अंतर था जो आज के समय में बिल्कुल ही चेंज हुआ है, और ये अच्छी बात है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। राइट। और परिवर्तन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर को भी चेंज होते रहना चाहिए। हाँ, एक एक्टर को नए नए मीडियम्स को समझना चाहिए, नए लोगों को समझना चाहिए कि जो नई जनरेशन आ रही है वो क्या चीज़ें लेकर आ रही है, वो कितना वेल इन्फॉर्म्ड है, कितने लिटरेचर पढ़ रहा है, उसकी भाषा कैसी है। तो सर अभी लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स है वो क्या एक एक्टर को काम करने के लाइक पैसे देते हैं या फिर काम देने के पैसे लेते हैं? मतलब जैसे कोई बोलता है पोर्टफोलियो बनवा लो, कोई बोलता है रजिस्ट्रेशन फीस, आर्टिस्ट कार्ड है, या फिर आधार कार्ड फोटो दे दो, पासपोर्ट साइज फोटो दे दो। तो ये क्या है, मतलब रियल वर्सेस फेक कास्टिंग डायरेक्टर में अंतर क्या है, उसको आप क्या कहना चाहोगे? एक तो कास्टिंग डायरेक्टर है बॉम्बे में, एक कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो कि कुछ कट लेते हैं। हाँ जी। पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो पहले पैसा मांगता है, कि कास्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो कुछ भी चार्ज नहीं करते। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर आपको जितना दिलवाते हैं उसमें कट 10%, 20%, 25% लेते हैं। जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ आप जाओ, ऑडिशन दो, अगर आपका होता है तो आप उस प्रोजेक्ट के लिए सेलेक्टेड हो। और जो अपना पोर्टफोलियो मांगते हैं या आधार कार्ड, आर्टिस्ट कार्ड बनवा लो, वो क्या होते हैं? ये सब फेक है। ये सब फेक है। और मैं इनके चक्कर में नहीं आया शुरू से ही, जब से मैं दिल्ली में था, पास आउट हुआ, फिर वहीं से मुझे काम मिलना शुरू हो गया था। ऐसे 2-3 बार कॉल आए लोगों के, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो काम जानता हूँ। सही बात है। मैं पैसे क्यों दूँ? आपको नॉलेज, आपको पता है, काम के पैसे मैं क्यों दूँ? ऑब्वियसली आप मुझे दो ना, ठीक है ना, मैं आपको सर्विस दूंगा, आप मुझे सर्विस के पैसे दो। मुझे नहीं, इतना मैं पागल नहीं हूँ कि मुझे पैसे देकर कास्ट करवाना है मुझे, और वो मैं कभी नहीं करूंगा। अरे सर आप मानोगे नहीं, लोग 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख रुपए दे देते हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि नए लोगों को पता नहीं है, उनको पता नहीं है बेसिकली प्रोसेस क्या है। नए लोगों से ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इतने बुरी तरह के चाहत में होते हैं, राइट, कि उनको लगता है कि शायद जिस तरह से जीवन में और भी काम हुए हैं पैसे देकर, शायद ये भी काम हो जाएगा। सही बात है, सही। और फिर उन लोग उनका फायदा उठाते हैं। सही। जितने भी टॉप के कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस तरह का कोई बर्ताव करते हैं। राइट। और आप ना उनके असिस्टेंट्स। राइट। आप मानोगे नहीं सर, मैं अभी जो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है उन सबके लिए एक चीज़ बेस्ट कर रहा हूँ। मैं जितने भी रियल कास्टिंग डायरेक्टर्स है ना, उन सबसे बात करके
उनका नंबर सबको प्रोवाइड करवा बहुत रहा अच्छी हूँ बात है। ताकि फेक कास्टिंग डायरेक्टर दूर हो जाए और हाँ। रियल लोग सामने आए। हाँ। क्योंकि आपको पता है सर सब चीज ऑनलाइन चल रही है। हाँ। अब हर जगह पे कास्टिंग हो रही है, दिल्ली, मुंबई, यूपी, हर जगह पे हो रही Yes, है। yes. इतने बाहर इतने शूट होते हैं मतलब। तो मैं चाहता हूँ कि जो रियल लोग है ना वो सबके सामने आए हाँ। और सबको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले ताकि सबका पैसा बचे, हाँ। सबका टाइम बचे हाँ। और एक सही रोड मैप पे चल सके। क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर बहुत है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सर सामने नहीं आती। तो भाई ये तो- बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या है ना कि जितना आप लोगों तक के इन्फॉर्मेशन ये पहुंचाएंगे राइट तो लोगों को सही से पता चलेगा कि क्या करना है। और Right. दूसरी बात एक और है जो मैं इस आपके माध्यम से कहना हाँ जी, चाहता हूँ, न केवल बॉम्बे ही, आजकल पूरे भारत में या पूरी इंडिया में कह सकते हैं बहुत जगह पे कंटेंट लोग बना रहे हैं, आधे घंटे के 20 मिनट्स के वीडियोस बना रहे हैं यूट्यूब पे, है ना। तो वो भी कंटेंट बहुत अच्छे हैं, राइट है ना। तो अपने आसपास के फिल्म मेकर्स को भी ट्राई कीजिए, है ना। ये right. उनके भी कांटेक्ट में रहिए। Right. बॉम्बे तो है ही, बॉम्बे के आसपास जिन शहरों से आप आ रहे हैं भारत में, वहाँ पे कितने सारे फिल्म मेकर हैं जो कि बड़े फिल्म मेकर बनेंगे बाद में। Right. उनके साथ भी कोलैबोरेट करना चाहिए और काम करना चाहिए। राइट। तो ये भी एक बहुत जरूरी है। मतलब सर का कहना ये है कि हम लोग सीधा हाई पे जंप ना लगाए, करते करते धीरे धीरे क्योंकि- एक टाइम बांध के वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि आप सर। देखो ना कितनी सारी इंडिपेंडेंट फिल्में हैं जो कि आप मूवी पे या ऐसे भी देख रहे हो, जो आप ही फिल्में निकल Right, के आ रही हैं, उनके एक्टर्स तो सब उनके दोस्त या लोकल एक्टर्स हैं और दे आर एक्टिंग सो वेल। right, तो sir. वो आके अगर आप वो मान लो कि सभी बॉम्बे आ जाते तो एक तरह की इंडस्ट्री में एक तरह का माल निकालते। Right. सब्जेक्ट जो है वो विविड है ना। Right. बहुत तरह के विषय आ रहे हैं, वो वहीं से आ रहे हैं ना। अगर वो अपनी जमीन छोड़कर चले आते हैं तो शायद उस मुद्दे को कभी उठाते ही नहीं। बिल्कुल सही तो जो स्थानीय जो एक्टर है या कलाकार है जो थिएटर में काम कर रहा है, उन सबको जानना चाहिए एक दूसरे को राइट कि राइट। हमारे शहर में इतनी अच्छी फिल्में बनाने वाले भी लोग हैं। सर का कहने का मतलब है कि आसपास जो भी आपके है ना, जो बना रहा है, वीडियोस बना रहा है, कुछ बना रहा है, तो उनसे जुड़िए, उनका हिस्सा बनिए और सीखते सीखते आगे बढ़िए। और क्या, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को इधर ही खत्म करो। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा गाइज प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं दोबारा से मिलने की कोशिश करूंगा सर से, क्योंकि सर अभी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इनका प्ले भी चल रहा है अभी और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। अगर कोई मुंबई में है तो आप बता दीजिए। हाँ, वैसे अगर आप मुंबई में हो तो 26, 27 और 28 को हमारा इसी 26, 27, 28 को सितंबर में। हाँ, सितंबर में ही हम पृथ्वी में नाटक करने जा रहे हैं। इब्सन फेस्टिवल है। हेनरिक इब्सन जो नाटककार हैं नॉर्वे के, उनकी 3 जो प्लेज हैं, द एनिमी ऑफ द पीपल अजात शत्रु के नाम से, दूसरा जो है वो हेडा गैबलर हरदित कौर गिल के नाम से, और तीसरा प्ले जो है वो द घोस्ट वो पीछा करती परछाइयाँ के नाम से है। ये प्लेस जो हैं वो इला अरुण और के रैना के डायरेक्शन में है और ये 3 दिन पृथ्वी में इसके शोज़ हैं। आप बुक माई शो से वो टिकट बुक कीजिए। मैं 2 प्लेस में हूँ, एक्टिंग करते हुए देखिए, आनंद लीजिए, मज़े लीजिए और आप भी थिएटर कीजिए। यस, तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म करूँ। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, थैंक यू रोहित। बाय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और अभी कुछ रह तो नहीं गया ना? नहीं सब पूरा हो गया हाँ, ना? पूरा हो गया। चलो बाय गाइस। बाय बाय।